जी सर। बोल जो लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा यस है सर। मैंने। ठीक है, ओके। तो वेलकम टू द क्लास। आज हम सिंपल सा और एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, TROS, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको आप ठीक कर लेना। तो अब हम जो पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ या इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा, उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि हम एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है इसका डेल्टा वैल्यू कितना है, जे वैल्यू कितना है। इन सब को हम जब इन पैरामीटर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो फिर हमें उस कंपाउंड्स के बारे में पता चलते हैं, उस स्पेक्ट्रम से हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। उसी को हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा वो होता है जिसमें सीधा हम स्पेक्ट्रा को देख के उस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या कंडीशन होनी चाहिए का, तो अगर हमें पूछा जाए तो डेल्टा न्यू बाय जे शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो डेल्टा न्यू हमारा क्या था, कपलिंग जो आपका सॉरी ये केमिकल शिफ्ट का सेपरेशन था बिटवीन टू पीक्स, और जे आपका कपलिंग कांस्टेंट है। ठीक है, उनका अगर रेशियो 10 से ज्यादा है तो हम उसको एकदम से इंटरप्रेट करते हैं कोई कंफ्यूजन के बगैर, तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया है। तो सेकंड में आप फिर देखिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा में क्या होता है, सारे जो मल्टीप्लेट्स हमारे n+1 रूल के हिसाब से होते हैं। जो भी हमने n+1 रूल के हिसाब से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने ही पीक वहां पे आते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला मैंने पहले ही कहा था 2ni होता है ना। 2ni, ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले भी कहा है 2ni होता है कि कितने मल्टीप्लेट्स होंगे, पी कितने में सिब्लिट हो जाएगा, वो हम 2ni+1 रूल से निकालते हैं। लेकिन हमारा जो i का वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो फॉर हाइड्रोजन है, वो प्रोटॉन जो है वो 1/2 है ना। तो अगर मैं 2 इंटू n तो हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गया। I का वैल्यू मैं 1/2 लगा देता हूँ, +1, तो मुझे क्या मिलेगा, +1 है ना यहाँ पे, +1, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा n+1। तो हम शॉर्टकट में इसको n+1 रूल कहते हैं, वरना 2ni+, क्योंकि I का वैल्यू 1/2 है तो ये n+1 ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसी रूल से आप इसके मल्टीप्लेट्स की जो है स्प्लिटिंग जो कितने में हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जो इनकी इंटेंसिटी है वो हम पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर, किसी भी मल्टीप्लेट का जो सेंटर होता है वो सेंटर हमें उसका केमिकल शिफ्ट देता है। बहुत आसान है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा को देख के हम पूरा किसी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं। उनका जो जे वैल्यूज है वो हमें एकदम से, हम इन मल्टीप्लेट्स का जे वैल्यूज भी हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि ये अलग पीक है, सेम पीक का मल्टीप्लेट है, तो जे का वैल्यू भी एकदम से पता चलता है और डेल्टा का वैल्यू भी हमें एकदम से पता चलता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ही स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन से, डायरेक्ट मेजरमेंट से, जो हमने वो कुछ रूल डिस्कस किए उससे आप उस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये सारा जो फर्स्ट ऑर्डर, तो अब तो सारा जो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होते हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि हम अपना कोई कॉमन ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, कोई जैसे पहले यहाँ एक्सरे करता था, ठीक है, पहले या अल्ट्रासाउंड करता था हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो कहते थे कि अल्ट्रासाउंड का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, अगर हम कहीं जम्मू श्रीनगर दिल्ली जाएंगे तो वहां पे ठीक निकलता है, एकदम से पता चलता है, ऐसे बोलते थे ना। तो आजकल इसी तरह एडवांसमेंट हुआ है हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में भी, कि पहले 60 और 100 वाला कॉमन था, अब तो 300, 500, 900 मेगाहर्ट्ज वाले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। तो अब जो भी उस समय वो पुराने जमाने जो 60 मेगाहर्ट्ज पे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा दिखता था, अब वो 900 पे करने से अब वो बिल्कुल बढ़िया सा आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा मिलता है। तो मैक्सिमम जो आपका पीएमआर स्पेक्ट्रा है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा ही होता है। ठीक है,
तो आप सेकंड के जो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या होता है अगर पूछा जाए तो ये कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है। मोर कम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि इनका जो केमिकल शिफ्ट होता है क्या कपल प्रोटॉन का, और जो इनका जे है उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का कोई पीक आ रहा है आपको, है ना, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है कि ये मेरा इस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का कोई पीक आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको लग रहा था इसमें 2 प्रोटॉन्स है, तो आपको लग रहा था कि मुझे क्या आना चाहिए, 2 डबलेट आना चाहिए ऐसे ऐसे। लेकिन चूंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं था तो दोनों पास में आ गए, तो आप कंफ्यूज हो गए क्या ये क्वार्टेट है कि 2 डबलेट्स है ना। तो उससे भी आप ऐसे अगर कोई स्पेक्ट्रम मिलते हैं जिसमें आप डेल्टा कौन सा है जे कौन सा है उसको इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा या सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो सच स्पेक्ट्रा मोर कम्प्लेक्स, ऐसे स्पेक्ट्रा जो होता है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और उसको हम सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। अब इसमें जो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा होता है उसमें हम ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली कपल होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आप उसको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इनके भी कुछ फीचर है जो हमने ऊपर फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा ना, उन सब का जो उल्टा होगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा। यानी इनमें जो हम 2ni+ रूल या n+1 रूल के हिसाब से हम जो मल्टीप्लेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे ज्यादा ही होता है, हमें पता ही नहीं चलता है, मोर देन होता है। हमें क्वार्टेट, हम डबलेट सोच रहे थे, आपको यहाँ पे क्वार्टेट ही दिखता है, तो इस टाइप का आपको स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। और 2 different groups of coupling nuclei, the lines of the particular material are not equally separated, ठीक है ना। देखिए, इवन इन केस ऑफ ओनली, यहाँ पे याद रखना, इवन इन द केस ऑफ ओनली 2 different groups, सिर्फ 2 different groups होंगे, सिर्फ हम सोच रहे थे कि 2 different protons है, से फॉर एग्जाम्पल, है ना, द लाइन्स ऑफ द पर्टिकुलर मल्टीपल आर नॉट इक्वली सेपरेटेड, तो इनकी जो लाइन्स है वो इक्वली सेपरेट नहीं होते हैं। आप फिर से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जे इसका इतना होना चाहिए था, इसका जे भी इसके बराबर होना चाहिए था, वो जे दोनों का, हम ये कहते हैं ना कि अगर ये प्रोटॉन अगर इस प्रोटॉन को सेपरेट कर रहा है तो इसके जो मल्टीप्लेट्स का जे है और इसके जो मल्टीप्लेट का जे है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं होता, वो भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। और चीज याद रखना कि पास्कल ट्रायंगल जो होते हैं उससे हम इनकी इंटेंसिटी निकालते थे ना फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में वो हम नहीं निकाल पाते हैं बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इनकी जो केमिकल शिफ्ट है, कपलिंग कांस्टेंट है, वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, उसको हम इंस्पेक्शन करके उसके पैरामीटर्स को एग्जैक्टली हम नहीं निकाल पाते हैं बाय जस्ट इंस्पेक्टिंग द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उनके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस चाहिए होता है, या तो आपको क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं उसके साथ उसको कनेक्ट करके हम मेजर कर पाते हैं। तो ये जस्ट एक डिफरेंशिएशन हो गया। आपको बस सिंपली याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होता है जिसमें हम स्पेक्ट्रम को देख के सारा पूरा जो कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। इसका डेल्टा वैल्यू कितना है, कौन किसको सेपरेट कर रहा है, किसका जे वैल्यू कितना है, कौन डॉनफिल है, कौन डी शीट है, मल्टीप्लेट्स कितना है, इंटेंसिटी कितना है, जो हम थ्योरी में पढ़ते थे वो उसके बराबर आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो स्पेक्ट्रा होता है आपकी जो थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन आप कहते थे n+1 रूल के हिसाब से या 2ni+1 रूल के हिसाब से, इसमें डबलेट होना चाहिए, आपको डबलेट की जगह वहां क्वार्टेट दिखता है ना। अब जे का वैल्यू कितना है, डेल्टा का वैल्यू कितना है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इन शॉर्ट हम ये कहा था ना कि डेल्टा सेपरेशन बिटवीन टू या केमिकल शिफ्ट सेपरेशन डिवाइडेड बाय जे कपलिंग कांस्टेंट इज लेस देन इक्वल टू 10 होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 से सॉरी ये उल्टा कर दिया ना, लेस देन या इक्वल टू 10 होता है, 10 से नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप की स्पेक्ट्रा को हम कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा में, ठीक है।
अब देखिए डिस्टॉर्ट कैसे होता है, फिर जो मल्टीप्लेट्स होते हैं वो कैसे सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा बनते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं, इसको आप यहाँ पे देखेंगे। जब डेल्टा न्यू का और डिवाइडेड बाय जे का वैल्यू 10 से कम हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, मल्टीप्लेट जो होते हैं एक दूसरे के क्लोज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक तो इनर इंटेंसिटी इंक्रीज होते हैं और आउटर इंटेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। ठीक है, इसको यहाँ पे पिक्टोरियल में एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा। इसको हम कहते हैं लीनिंग ऑफ द कपलेट मल्टीप्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे जनरली मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्हाट, ये भी आप यहाँ से इस पिक्चर से आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। ये हमें दो डबलेट है, ये इज ए टू डबलेट। ठीक है, इसी डबलेट से हम कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा को समझने की कोशिश करते हैं। ये आप एक बहुत अच्छे वाले स्पेक्ट्रोमीटर में कैलकुलेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जो ही ये यहाँ से इसके सेंटर और इसके इस दो पीक के जो डिस्टेंस, इसका केमिकल शिफ्ट यहाँ पे है, डेल्टा का वैल्यू, इसका डेल्टा का वैल्यू इतना है। इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको हम डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल शिफ्ट सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस पीक और इस पीक के बीच में कितना डिस्टेंस है, डेल्टा न्यू। और इन मल्टीप्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो तो आपको पता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जे से रिप्रेजेंट। तो डेल्टा न्यू बाय डेल्टा जे का मतलब यही है कि दो मल्टीप्लेट है, उनके बीच में केमिकल शिफ्ट का कितना सेपरेशन है उसको हम डेल्टा न्यू, जे तो मल्टीप्लेट के बीच में कितना सेपरेशन। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा न्यू का वैल्यू आ गया। अब देखिए जब ये क्लोज, तो ये हाँ एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस टाइप का प्रोटॉन है CH, इसके साथ X जुड़ा है, इसके साथ Y जुड़ा है, मीन्स H इसको स्प्लिट करेगा, ये वाला H इसको स्प्लिट करेगा, तो दो दो डबलेट्स आएंगे। लेकिन याद रखना, अगर ये वाला, ये एक पीक है, ये एक पीक है, दो पीक है ना, दो डबलेट है, फॉर एग्जांपल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेट है, हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं स्पेक्ट्रम में, ये देखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे अलग से दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो पीक है, एक पीक, ये एक डबलेट है, दूसरा डबलेट यहाँ पे, ये दो डबलेट है। देखिए अब इसमें मैंने कैसे बनाया, रियल स्पेक्ट्रम में जो इंटेंसिटीज होते हैं वो इक्वल रेशियो का नहीं होता जो जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके पीछे चला गया ना, मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा, ये एक डबलेट हो गया, ये दूसरा डबलेट हो गया। ठीक है, ये दो डबलेट है। देखिए अगर मैं इस डबलेट को देखता हूं तो अच्छे से सेपरेट जब होते हैं ना, तो दोनों की इक्वल इंटेंसिटी 1:1 1:1 होता है ना, दोनों पीक्स का जो रेशो होता है, इंटेंसिटी रेशो 1:1 होता है ना। लेकिन जो रियल ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, अगर ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को स्प्लिट करता है, इस जो पीक यहाँ पे आ रहा है ना, इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को स्प्लिट करते हैं, तो देखा गया है इसका ये पीक, इसको स्प्लिट करने वाला का हाइड्रोजन इस साइड में है ना, इसका, एक मिनट चलो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके प्रोटॉन को ये वाला प्रोटॉन स्प्लिट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बगल में है ना। देखा गया है कि क्योंकि इसका पीक ये प्रोटॉन स्प्लिट कर रहा है, तो जिस साइड में इसका मल्टीप्लेट का पीक है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, और इस पीक को ये वाला पीक स्प्लिट कर रहा है ना, देखा गया है इसका पीक थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है। जबकि हम क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे ये मल्टीप्लेट है 1:1 और दूसरे का भी 1:1 ऐसे होना चाहिए था, 1:1 दोनों का। लेकिन देखा गया है अगर ये दोनों एक दूसरे को स्प्लिट करता है, तो जिस तरफ इसका पीक है उस तरफ थोड़ा सा लीन हो जाता है, ऐसे ये लंबा, इस साइड का ये वाला थोड़ा सा लंबा होता है। तो मैंने ये कहा था ना, आपको एक हिंट दिया था कि अगर दोनों का जे वैल्यू JAB और JBA सेम होता है, तो हम कहते हैं डेफिनेटली ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को स्प्लिट करते हैं, क्योंकि दोनों का जे वैल्यू सेम है। ठीक है, ये कहा था। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर इस पीक को आप देखते हैं, देखो इस पीक को ये थोड़ा सा छोटा है, ये पीक थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं यहां से लाइन डाल देता हूं ऐसे,
ठीक है, और मैं इस पीक को यहां से लाइन डाल देता हूं ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को इसकी तरफ लीनिंग कर रहा है ना, झुक रहा है ना एक दूसरे की तरफ। देखो ये लाइन इस तरफ झुक रहा है, ये लाइन इस तरफ झुक रहा है। तो देखा गया है कि रियल ऑब्जर्वेशन में कि जब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को सिबलिट करते हैं तो उनकी पीक्स एक दूसरे की तरफ लीन किए हुए थे, लीन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे रियल स्पेक्ट्रम देखिए, जब ये अच्छे से सेपरेट था तो लीनिंग जो था वो कम था, ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा बड़ा है, ये हल्का सा थोड़ा बस बड़ा है, इस तरह से लीनिंग हुआ है। जो ही सेपरेशन, जो ही रेजोल्यूशन कम हो जाते हैं, पीक एक दूसरे के क्लोज में आ जाते हैं। जब ये दो डबलेट थे लेकिन इनका डेल्टा का वैल्यू तकरीबन एक दूसरे के क्लोज में आ रहा है, सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो देखिए इनर वाला पीक थोड़ा सा बढ़ गया है और उसका खामियाजा किस दूसरे पीक को भुगतना पड़ेगा ना, इसका कहीं बाहर से तो नहीं लाएगा, इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, तो और क्लोज आ गया। से फॉर एग्जांपल आपका स्पेक्ट्रोमीटर पहले हमने 900 पे किया था, अब ये 300 पे हो गया, ठीक है, सेपरेशन अब ये 100 वाला और क्लोज आ रहा है, तो इनर इंटेंसिटी फिर इंक्रीज होगा, आउटर वाला फिर डिक्रीज होगा। अगर और क्लोज आ जाते हैं तो अब ये बाहर वाला कम दिखता है, इनर वाला इंक्रीज हो गया, इनर वाला दोनों इंक्रीज, जबकि रियल में ये दोनों क्या है, दो अलग पीक्स है, टू डिफरेंट पीक्स है। लेकिन हमें क्या लग रहा है 1:3:1 जैसा दिख रहा है, क्वार्टेट दिख रहा है ना। तो इस टाइप का हमें कंफ्यूजन होता है कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा से। मैंने आपको कंपेयर किया है सिंपल या फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा को सेकंड ऑर्डर, दिखने में क्या जाता है, देखिए समझ आ रहा है। तो अब यहां से आपको एक हिंट मिलेगा कि अगर आपका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कमजोर है तो आपको सेकंड ऑर्डर मिलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो इजीली सेपरेट हो जाते हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलता है। तो आपको अगर सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर बनाना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज होता है इन हर्ट्ज, नॉट इन पीपीएम। देखिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। डेल्टा का वैल्यू अगर हम पीपीएम में लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड होता है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू अगर हम पीपीएम में लेते हैं, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू डेल्टा या पीपीएम में अगर हम लेते हैं तो हम डिवाइडेड बाय उसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो मगर मैं बोल रहा हूं कि भाई आपका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू इन हर्ट्ज है, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू इन हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये जितना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे उसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। 100 में कुछ होगा, 60 में कुछ होगा, 70 में कुछ होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके भी इसको समझाता हूँ। यहां तक आपको समझ आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सबको कट रहे क्या? नो सर। आपको ही कट रहे हैं, मीन्स थोड़ा सा खिड़की के पास जहां नेटवर्क अच्छा आता है ना वहां बैठिएगा। बाकियों को समझ में आ गया क्या, जिनका आवाज मतलब जिनको आवाज कट के नहीं आ रहा था? यस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलो शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और ये देखो हमारा एक्चुअल में क्या था, इट वाज ए 2 डबलेट, ये 2 डबलेट था, लेकिन कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम में ऐसा हो गया। इसका आप देखिए, आप अगर सोच रहे होंगे जब भी कोई मल्टीप्लेट होता है ना इस टाइप का, अगर ये सेम मल्टीप्लेट होता है ना, एक ही मल्टीप्लेट, यानी एक ही मल्टीप्लेट का मतलब क्या है, ये क्वार्टेट है ना, अगर एक क्वार्टेट होता है, क्वार्टेट मींस जैसे कि CH3, यानी इसका ये सिग्नल होगा, इसी एक का, क्योंकि इस सिग्नल को इसने क्वार्टेट में स्प्लिट किया गया है। तो इस और इसके बीच में जो डिस्टेंस, इसमें इसके बीच में जो डिस्टेंस, यानी जे अगर वो सेम प्रोटॉन का होगा तो जे का वैल्यू क्या होगा, सबका सेम होगा, इक्वल होगा। तो देखिए यहां से आप प्रूफ हो रहा है कि इसका जो जे वैल्यू और जो यहां से यहां का जो जे वैल्यू है वो क्या होगा, टोटली अलग होगा। या अगर वो एक दूसरे को सिबलेट कर रहे होंगे तो सेम होगा। लेकिन ये अगर आपका यहां से यहां आपको लग रहा है कोई पीक है तो उसका जे वैल्यू इन दोनों के साथ
सेम नहीं होगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं भाई CH3 है, CH है, इस प्रोटॉन का मुझे, जिसको मैंने गोल लगाया ना, उसका मुझे पीक निकालना है। पीक क्या हो जाएगा इसका? क्वार्टेट हो जाएगा। N+1 रूल के हिसाब से क्वार्टेट 4 पीक आएगा। 1 2 3 4 इस टाइप का आपको पीक मिलेगा। 1:2 3:1 ये आएगा ना। और इन सब का सेपरेशन, इस पीक और इस पीक के बीच में डिस्टेंस, इस पीक और इस पीक के बीच में डिस्टेंस, सब J का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ प्रोटॉन का है। ठीक है। अगर कोई मल्टीप्लेट नहीं, क्वार्टेट नहीं है, 2 डबलेट होंगे, फॉर एग्जांपल 2 डबलेट, तो उस समय आपको दिखने में ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको दिखने में। लेकिन जब आप मेजर करते हैं इसका J वैल्यू और इसमें जो का J वैल्यू आपको लग रहा है, एक्चुअल में J वैल्यू नहीं निकालना चाहिए था इसका, लेकिन आप कंफ्यूजन में आए, इसको लग रहा है कि ये J वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, दिस विल नॉट इक्वल टू दिस J, क्योंकि ये अलग अलग पीक, ये अलग पीक है, ये अलग पीक है। जबकि रियल में रेजोल्यूशन अच्छा होता तो हमें इस तरह से दिखता, लेकिन रेजोल्यूशन कम होने की वजह से ये हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या बन गया है? कॉम्प्लेक्स बन गया है। समझ आ रहा है आपको? जी सर। और इनका जो केमिकल शिफ्ट है, हम मल्टीप्लेट का केमिकल शिफ्ट यहां से निकालते थे ना, इस मल्टीप्लेट के बीच से निकालते थे। क्योंकि ये मल्टीप्लेट नहीं है, 2 डबलेट्स है, उस समय उन पीक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इन 2 पीक के जो 2 पीक है उनके बीच वाला हम इनका निकाल लेते हैं सेंटर, और इन सब का ये करके यहां से हम इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनका केमिकल, इसका केमिकल शिफ्ट अलग होगा, इसका केमिकल शिफ्ट अलग होगा। जबकि अगर ये सेम पीक होता, सेम प्रोटॉन का मल्टीप्लेट होता, तो इसका पीक हम यहां से निकालते, इससे इसका डेल्टा वैल्यू हम यहां से निकालते। ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक इक्विवेलेंस। अभी हमने देखा जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत लो होते हैं तो पीक्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो इनर वाला जो पीक है वो बढ़ जाते हैं, आउटर वाला कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको 2 डबलेट मल्टीप्लेट की तरह दिखने लगता है। ये एक आपने देखा। दूसरा होता है मैग्नेटिक इक्विवेलेंस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मैं इस की बात करता हूं, है ना, ये पैराक्लोरोएनिसोल है, पैराक्लोरोएनिसोल है। देखिए HA इसको लिखा है। ठीक है। क्या दोनों इक्विवेलेंट है? HA और HA सेम है, सेम प्रोटॉन? यस सर। दोनों का केमिकल शिफ्ट सेम होगा? हाँ, यस सर। सेम होगा ना, इसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट। ठीक है। अब देखिए, इसका जब ये किसी पीक को सेपरेट करता है, जब ये किसी और पीक को सेपरेट करते हैं, तो इनका कपलिंग कांस्टेंट J का वैल्यू सेम होगा क्या? चलो मैं ऐसे समझा देता हूं, ऐसे ऐसे यहां पे देखिए, HA और HA को हमने इक्विवेलेंट माना, दोनों का केमिकल शिफ्ट सेम होगा, डेल्टा का वैल्यू सेम होगा, वो ऐसे प्रोटॉन्स को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट, दोनों का, क्योंकि उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। अब देखिए, ये जो HA है, जिसको मैंने डैश से दिखाया है, HA डैश से दिखाया है, ये इस प्रोटॉन के साथ कपल करेगा कि नहीं करेगा? HB के साथ जी सर। करेगा। यस सर। ठीक है। और ये HA, इसको मैंने डैश नहीं लिखा है, क्या ये इस प्रोटॉन के साथ कपल करेगा इस HB के साथ? नो सर। अरे आप लोग पढ़ा था ना, लॉन्ग रेंज कपलिंग, लॉन्ग रेंज कपलिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स में लॉन्ग रेंज कपलिंग होता है बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एकदम से यहां तक ये फील करता है, मैं कहा था ना, ये इसको भी स्प्लिट करता है, इसको भी स्प्लिट करता है, इसको भी स्प्लिट करता है। लॉन्ग रेंज कपलिंग, एरोमेटिक लॉन्ग रेंज। और एक वो मैंने समझा था, जैसे W कपलिंग टाइप का होता है, कभी कभी यहाँ पे अगर प्रोटॉन होता और ये प्रोटॉन इसको भी कपलेट करते, तो ऐसे ऐसे W जैसा दिखता है ना, तो लॉन्ग रेंज कपलिंग होता है। याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर ये जो प्रोटॉन है, कहा गया, अच्छा ये जो प्रोटॉन, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं थोड़ा भटक गया। HA डैश का आपको पीक निकालना है। ठीक है।
HA का पीक ये भी स्प्लिट करेगा HB, या मैं ऐसे दिखाऊंगा, HB भी स्प्लिट करेगा, HA जो है ये देखिए यहाँ पे मैं HA and HA dash have same केमिकल शिफ्ट, डेल्टा का जिसको हमने केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट का। अब देखिए HA को स्प्लिट कौन करेगा? HB, या HB स्प्लिट किसको करेगा? HA को करेगा। यानी इन शॉर्ट हम ये कहेंगे HA और HB क्या होगा? कपलिंग होगा। क्या हो जाएगा? कपलिंग होगा। सिमिलरली अब यहां आइए, अब HA अगर HB के साथ कपल कर रहे हैं तो क्योंकि HA और HA डैश इक्विवेलेंट है ना हमारे हिसाब से, तो HA जो है वो इस HB के साथ क्या करेगा? कपलिंग करेगा, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज कपलिंग दिखाता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या HA और HB डैश के बीच में जो कपलिंग हो रहा है, या HA डैश और HB डैश के बीच में जो कपलिंग हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? नहीं होगा ना। देखिए ये इससे पैरा पोजीशन पे है, इसके बगल में OCH3 है, ठीक है, इसके बगल में Cl है, इस HB के बगल में OCH3 है, फिर इसके बाद Cl है, इसके जस्ट बगल में Cl है। मीन्स magnitude of coupling of HA with HB is not same as the coupling between HA dash and HB dash, because they have different chemical environment। इनका कपलिंग जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के थ्रू हो रहा है। although HA और HA dash इनका डेल्टा वैल्यू एक ही साइड पे आएगा, एक ही पोजीशन पे आएगा, लेकिन जब ये इंट्रैक्शन करेगा HB के पी को इस तरह से डबलेट में स्प्लिट करेगा, या HA डैश HB के पी को डबलेट में स्प्लिट करेगा, तो इनका J वैल्यू सेम नहीं होगा। ऐसे प्रोटॉन जिनका डेल्टा वैल्यू तो सेम होता है लेकिन J का वैल्यू सेम नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर इनका J वैल्यू भी सेम होता और डेल्टा वैल्यू भी सेम होता तो इसको हम केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, एज वेल एज इट इज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंस, मैग्नेटिक इक्विवेलेंस बोलते हैं। अब यहां दो टर्म अच्छे से याद रखना कि अगर डेल्टा का वैल्यू सेम है और दोनों पीस के J का वैल्यू भी सेम है, यानी सेम तरीके से एक दूसरे के साथ कपलिंग करता है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ कपलिंग करते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे प्रोटॉन्स को मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। लेकिन केमिकली इक्विवेलेंट तो है, लेकिन वो किसी और प्रोटॉन के साथ डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, तो उस समय उनका J का वैल्यू सेम नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे कि वो केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट तो है लेकिन दे आर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होता है तो डेफिनेटली वो केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट, केमिकल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अगर कोई केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट होगा दो प्रोटॉन, केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट होगा टू प्रोटॉन्स, तो ये गारंटी नहीं है कि वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जी सर, ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, स्टेटमेंट को खुद से पढ़ लीजिएगा, ये सारा इसमें मैंने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। यस सर, इस वजह से आपका जो स्पेक्ट्रा है, एक मतलब दोनों प्रोटॉन्स बराबर होने की नहीं होने की वजह से एक दूसरे को अलग अलग तरीके से इसको स्प्लिट करते हैं, तो आपका जो स्पेक्ट्रम है वो आपके हिसाब से नहीं आएगा, 9+1 रूल के हिसाब से नहीं आएगा। तो डिफरेंटली आपका जो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा है वो क्या बन जाएगा? सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा।
अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, स्पिन स्पिन कपलिंग ऑफ प्रोटॉन्स विद अदर न्यूक्लियाई की वजह से आपका जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अदर टाइप ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे याद रखना, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर करके रखना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था, एनएमआर में एनएमआर एक्टिव कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जरना, जिनका आई का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे समझ इतना 1 होता है तो दे आर मैग्नेटिकली सॉरी दे आर एनएमआर एक्टिव। नो एनएमआर में पीक दिखाएंगे, लेकिन साथ ने ये भी कहा था हर एनएमआर एक्टिव जो न्यूक्लियाई है हर किसी का अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको वो अलग होता है, फ्रीक्वेंसी उनका अलग होता है ना। हर किसी का मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, फ्रीक्वेंसी का अलग होता है। जो प्रोटॉन में आप देख रहा है वो फास्फोरस का अपना अलग होगा, फ्लोरीन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, सब विद इन रेंज नहीं आते। यही ब्यूटी है आपके इस एनएमआर का, क्योंकि अगर सारा एक ही रेंज में एब्जॉर्ब करता है तो आप इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते ये प्रोटॉन है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपके पास CH3 है, C है, इसके पास हमने फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ क्या लगा दिया, नाइट्रोजन, और यहाँ पे CH2। अब मैं इसका प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो फ्लोरीन जो होता है इसका एनएमआर एक्टिव होता है, इसका भी आई का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। याद रखा, उसका वैल्यू कितना है, 1/। इसका मतलब जो है फ्लोरीन जो है वो एनएमआर एक्टिव है। ठीक है, एनएमआर एक्टिव है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, एनएमआर एक्टिव है। अब मैं इसका जब स्पेक्ट्रम देखता हूं, इसका मैं स्पेक्ट्रम देखता हूं, बताइए इसका क्या स्पेक्ट्रम आना चाहिए, बताइए कोई मुझे, इसका स्पेक्ट्रम क्या आना चाहिए, कितने पीक्स आना चाहिए, कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, बताइए बताइए जल्दी से, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में कितने पीक्स आ सकते हैं, हाँ 2 वो 2 पीक आ गई। देखो CH3 दोनों सेम है कि नहीं, दोनों का एनवायरमेंट सेम है। दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोटॉन, दिस विल बी आल्सो ए टाइप ऑफ प्रोटॉन, दोनों का पीक सेम है। और ये प्रोटॉन जो है मिथाइन प्रोटॉन, इसके साथ डायरेक्टली एक फ्लोरीन अटैच है, तो ये क्या है, इसका अलग सिग्नल आएगा, तो ये बी टाइप ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब बताइए मुझे इसका पीक कितने में स्प्लिट हो जाएगा, डबलेट में, क्योंकि इसके एडजेसेंट में एक ही प्रोटॉन है, तो n+1 रूल के हिसाब से इट इज पीक विल बी स्प्लिट इनटू ए डबलेट। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, दोनों एक ही पोजीशन में डबलेट ही आएगा, दोनों का जे वैल्यू सेम होगा, डेल्टा वैल्यू सेम होगा, मैग्नेटिकली एंड केमिकली वो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इसका जो CH3 ए टाइप का प्रोटॉन का जो पीक आएगा इट विल बी ए डबलेट होगा। अब बी पे आइए, बी का जो इस प्रोटॉन का पीक कितने में स्प्लिट होगा, क्वार्टेट में, और कोई कितने प्रोटॉन है इसके साथ, 7 में हो जाएगा ना भाई, यहाँ 3 यहाँ 3, 6 के 6 प्रोटॉन सेम है ना, तो n+1 रूल के हिसाब से स्प्लिट होगा ना 6 में, तो कितने में सेप्टेड आएगा, 1 2 3 फिर 4 5 7 है ना, इस तरह से आएगा, 7 पीक में स्प्लिट होगा। मीन्स आपको इस टाइप का कोई पीक आएगा, है ना, कोई मल्टीप्लर टाइप का 7 पीक आएगा, 7 पीक सेप्टेड आएगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये फ्लोरीन चूंकि क्या है, एनएमआर एक्टिव है, क्या है, एनएमआर, इस फ्लोरीन का वैल्यू क्या है, एफ का आई का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना, हाफ इंटीग्रल है, एच का वैल्यू भी कितना है, 1/2 है ना। तो मैंने कल कहा था ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है इनका चार्ज, तो ये फ्लोरीन भी इसके बगल में जो प्रोटॉन है, इसके बगल में कौन सा प्रोटॉन, ये सिंगल हाइड्रोजन ना, ये सिंगल हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। अब ये चीज याद रखना,
आपको समझना है, ये प्रोटॉन ये फ्लोरीन इस प्रोटॉन की सिग्नल को क्या करते हैं, सिब्लिट करते हैं, जिस तरह से ये प्रोटॉन इसकी प्रोटॉन की सिग्नल को सिब्लिट करता था। तभी हमने कहा स्पिन स्पिन कपलिंग ऑफ प्रोटॉन विद अदर न्यूक्लियाई। हवा यहाँ समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. तो कितने में सिब्लिट होगा फिर? ये जो फ्लोरीन है इसका पीक ऑलरेडी ये 6 ने 7 पीक में सिब्लिट किया था। अब फ्लोरीन भी इसको सिब्लिट कर रहा है, तो हर पीक को कितने में सिब्लिट करेगा? एक फ्लोरीन 2n+i में, है ना। i का वैल्यू कितना है और n कितना है? फ्लोरीन 1 है, i का वैल्यू 1/2 है, +1 है, सेम n+1 रूल यहाँ पे। तो किसमें? डबलेट में तोड़ेगी, यानी हर पीक जो है वो डबलेट में टूट जाएगा। देखिए हर पीक डबलेट में 2 × 7 14 पीक्स, एक खतरनाक किस्म के मल्टीप्लेट आएगा वहां पे, ठीक है। तो और कम्प्लेक्स हो जाएगा, और कम्प्लेक्स, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ और कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको लिखा भी है, जैसे एक ये आपको हिंट दे रहा था कि एक्चुअली कैसा होता है। अब डिफरेंट अगर न्यूक्लियर इसके साथ होते हैं, और मैंने एक चीज कहा था, इफ आई इज ग्रेटर देन, आई का वैल्यू ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल आई इज ग्रेटर देन 1 होते हैं या इक्वल टू 1 होते हैं, तो वहां पे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होते हैं, और आपका वहां पे वो सिब्लिट तो नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे सिब्लिटिंग की बजाय वहां पे आपका ब्रॉड पीक आ जाते हैं, पीक ब्रॉड सा आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम अभी फ्लोरीन की बात कर रहा था, उसका आई का वैल्यू 1/2 था, तो वो इसको सिब्लिट करता है, ठीक है। यहाँ कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने ये भी कहा था कि एनएमआर की वजह से जो पीक एच एनएमआर में जो पीक आते हैं प्रोटॉन्स की वजह से, वो आपका ड्यूट्रियम, C13, P19, उनका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सब में अलग होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 14,092 गॉस जो हम HNMR में रखते हैं, सब में वही फील्ड रखते हैं, तो आपका जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 60 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज, सॉरी ये मेगाहर्ट्ज है, 60 मेगाहर्ट्ज होते हैं प्रोटॉन के लिए। ड्यूट्रियम के लिए 9.211 हर्ट्ज होता है, C13 के लिए 15.085 मेगाहर्ट्ज होते हैं, और फास्फोरस 19 के लिए 56.446। अब क्योंकि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज कर रहे हैं ना, 60 मेगाहर्ट्ज कर रहे हैं, तो इनकी वजह से जो पीक है वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि इनका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटली डिफरेंट है। याद रखना, देखिए आपको कंफ्यूजन ये हो सकते हैं, भाई सारे न्यूक्लियस अगर एनएमआर एक्टिव है तो आपके सैंपल में फास्फोरस भी होगा, कार्बन 13 भी होगा, ड्यूट्रियम भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, तो प्रोटॉन का ही पीक क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन आ सकते ना, प्रोटॉन का ही पीक क्यों आ रहा है? तो इसका आंसर ये है कि बिकॉज इनका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है एक पार्टिकुलर फील्ड पे, तो हम 60 मेगाहर्ट्ज ही यूज कर रहे हैं, तो ये सारा तो इसमें इस रेंज में नहीं आ रहे ना, 60 मेगाहर्ट्ज के रेंज में, तो इनका पीक यहाँ पे नहीं आते हैं। बस एक चीज याद रखना है, अगर उनका आई का वैल्यू 1/2 होगा, वो सिर्फ HNMR की पीक को सिब्लिट कर पाते हैं, न कि खुद की वजह से कोई वहां पे पीक आते हैं, ठीक है। तो दस अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ एनएमआर ऑफ ए पार्टिकुलर न्यूक्लियस, किसी खास न्यूक्लियस, अगर मैं फास्फोरस 19 का कर रहा हूं तो मुझे फास्फोरस टाइप के ही पीक आएंगे, ना कार्बन 13 का, ना प्रोटॉन का आएगा। सिग्नल्स ड्यू टू न्यूक्लियर आर नॉट ऑब्जर्व इन द अदर न्यूक्लियर, उनका अलग है तो ऑब्जर्व नहीं होता है। प्रोटॉन जिनका आई ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो तो पीक को सिब्लिट तो नहीं करते हैं, इस नॉन स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो इसको क्या कर देते हैं, क्वाड्रपोल मूवमेंट होने की वजह से पीक को ब्रॉड करते हैं, हमने बार बार कहा है, ठीक है। ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल होता है, ये चीज हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं इस चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, थोड़ा सा जो मैंने पहले पढ़ा है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप का था, अब ये थोड़ा सिंपल टाइप का है। देखिए अब मुझे बताओ इसमें कितने पीक आएंगे HNMR में, HNMR में कितने पीक आएंगे, इसमें इस कंपाउंड में कितने पीक आएंगे बताइए जल्दी।
सर एक ही। एक ही पीक आएगा क्योंकि एक ही टाइप का प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, दे आर मैग्नेटिकली एज वेल एज दे आर केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट, है ना, सेम इन्वायरमेंट है इनका। तो H एक ही पीक आना चाहिए कि नहीं, हमें एक पीक आना चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी कहा इसके बगल में क्या है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन है जो मैग्नेटिकली एक्टिव है और I का वैल्यू 1/2 है, मैग्नेटिकली एक्टिव है और I का वैल्यू 1/2 है। तो अब ये दो फ्लोरीन है, प्रोटॉन की तरह इसकी सिग्नल को क्या करेगा, सिब्लिट करेगा। हवा ये फ्लोरीन दो इसको N+1 रूल के हिसाब से सिब्लिट करेगा। कितने में सिब्लिट करेगा, फिर कितने फ्लोरीन है, 1 2 क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन का I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसको कुछ नहीं करते, ये सिब्लिट नहीं करते। सिर्फ फ्लोरीन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्लोरीन I का वैल्यू 1/2 है। तो कितने में सिब्लिट करेगा, N कितना है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, इक्विवेलेंट फ्लोरीन एटम कितने हैं, 2 + 1 = समसम 3। इसका मतलब ये जो H का सिग्नल है इसको कितने में सिब्लिट करेगा, इनटू ए ट्रिपलेट 2:1 में ऐसा पीक आएगा यहाँ पे TMH। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई अगर ये ट्रिपलेट है, आते तो 14 पता है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर यहाँ पे ट्रिपलेट आ रहा है तो इसके पड़ोसी में CH2 होगा, पता है कि नहीं, इसके पड़ोसी में क्या होना चाहिए, CH2 होना चाहिए, तभी इसका जो पीक है वो ट्रिपलेट आ रहा है। वरना अगर इसके विसिनल में कोई भी CH2 नहीं होता तो इसका प्रोटॉन तो एक सिंगलेट आना चाहिए था, इसका सिग्नल क्या आना चाहिए था, एक सिंगलेट आना चाहिए था। यहाँ कोई पीक आएगा क्या, इस फ्लोरीन की वजह से पीक आएगा क्या, इसमें फ्लोरीन की वजह से इसमें पीक आएगा क्या, हाँ, नो है ना। अभी तो मैंने समझाया था, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग होता है ना, जिस फील्ड पे ये एब्जॉर्प्शन करता है वो अलग होता है। जस्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये सिर्फ फील करता है, इसकी सिग्नल को सिब्लेट तो करता है लेकिन खुद का पीक नहीं आता है। ये चीज, ये किसी और प्रोटॉन की सिग्नल को तो सिब्लेट करता है लेकिन खुद का पीक नहीं आता है, क्योंकि खुद के पीक होने के लिए डिफरेंट आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जब भी आपको किसी कंपाउंड में एक ट्रिपलेट आता है और दूसरा पीक गायब होता है ना, जैसे कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर ये ऐसा होता, ठीक है, Cl दुख दे, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, H है, H है, यहाँ पे Cl है। Cl की जगह मैं यहाँ पे कुछ और रखता हूँ, ब्रोमीन रखता हूँ, अलग रखता हूँ, ठीक है। तो ये इसके सिग्नल को सिब्लेट करेगा या इसके, तो हमें दो ट्रिपलेट मिलेगा ना, क्योंकि दो डिफरेंट प्रोटॉन्स है। तो जब हमें एक ट्रिपलेट आता है तो दूसरा ट्रिपलेट या डबलेट हो, जो भी हो, आना चाहिए था, लेकिन हमें एक ट्रिपलेट तो आता है लेकिन और कोई मल्टीप्लेट नहीं आता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई क्यों हो रहा है, अगर ये कोई इसके बगल में इसको तोड़ने वाला है तो इसको तो सिग्नल आना चाहिए। इट इज बिकॉज इट इज एन हीट्रो एटम, इसका अपना ये फ्लोरीन है, NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है जो इसको सिब्लेट करता है लेकिन खुद का पीक नहीं आता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा को आप इस तरह से याद रखो, ठीक है। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, नेट में ऐसे या गेट में ऐसे पूछा जाता है कि ये कंपाउंड आपको दिया होगा, ठीक है, बोलेंगे आपको कितने पीक आएंगे, आप बोलेंगे एक पीक आएंगे विथ ट्रिपलेट, है ना, एक पीक ही होगा लेकिन वो पीक क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, दूसरा जो फ्लोरीन का पीक इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। ये सारा मैंने इस चीज में यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से फास्फोरस 19 का जो I का वैल्यू है 1/2 होता है, वो भी इसको इस तरह से सिब्लेट करता है, ठीक है, समझ आ रहे हैं, ओके, ठीक है। अब है स्पिन स्प्लिटिंग, ऐसे रेसिप्रोकल अफेयर। हम कहते हैं ना, अगर एक को सिब्लेट करते हैं तो दूसरा और उल्टा उसको सिब्लेट करना चाहिए। हम ही पढ़ के आए हैं ना, अगर CH2 CH3 को सिब्लेट करें तो CH3 CH2 को सिब्लेट करते हैं। तो जब हीट्रो एटम होता है आपको मल्टीप्लेट तो होता है लेकिन दूसरे का आपको पीक नजर नहीं आता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, इस चीज को आप नोट करेंगे।
अब है फिर इस कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा को हम पढ़े कैसे हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये है द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम बिकम डिफिकल्ट व्हेन सिग्नल ओवरलैप एंड दस यूजफुल इंफॉर्मेशन इज बरीड इनटू कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा बनते हैं, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा बनते हैं, तो बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें अब सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को फर्स्ट ऑर्डर बनाना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे मिथिलीन ग्रुप्स होते हैं, उनका मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। वो एक दूसरे के साथ क्लोजली आते हैं और आपको वो फिर मल्टीप्लेट जैसा नजर आते हैं। उस समय आपको उसको आप डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कैसे हम एक सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज मानते हैं हाई फील्ड स्ट्रेंथ मतलब हाई फील्ड स्ट्रेंथ जितना फील्ड बढ़ाते जाएंगे, चलो इसको समझाने के लिए ही एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। से आपके पास CH3 CH2 Cl है, CH3 CH2 Cl है, और जो इसमें CH3 का डेल्टा का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1.48 है, और CH2 का जो डेल्टा का वैल्यू है वो 3.57 होता है। ठीक है, 3.57 होता है, 1.48 और 3.57, और J का वैल्यू देखा गया है कितना है 9 हर्ट्ज है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डेल्टा का वैल्यू 1.48, सॉरी CH3 का, CH2 का 3.57, J का वैल्यू 9. अब इसका सिग्नल मुझे बताइए कितना आएगा। इसका सिग्नल क्या आएगा, इसका कितने में स्प्लिट होगा, क्वार्टेट में, इसका ट्रिपलेट। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें ऐसे आएगा, एक क्वार्टेट आएगा डाउन फील्ड, और यहाँ पे कुछ दूर बाद 1.48 पे हमें एक ट्रिपलेट मिलेगा। ऐसे हम ये बोल सकते हैं, ये 3.57 पे, ये 1.48 पे। समझ आ रहा है। केमिकल शिफ्ट अगर सेपरेशन निकालना है, डेल्टा न्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। डेल्टा न्यू इक्वल टू 3.57 माइनस 1.48 करना पड़ेगा। ठीक है, वह अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2.09 आते हैं। ठीक है, इतना इसका डेल्टा न्यू का वैल्यू आता है। यहां तक समझ आ रहे हैं हम ये क्यों कर रहे हैं। 2.09 ये डेल्टा न्यू का वैल्यू। अगर मैं डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय, ये कुछ गलत तो नहीं लिखा है, ठीक है क्या, 3.57, हाँ ठीक है। अब ये डेल्टा का वैल्यू है। अगर मैं इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, हर्ट्ज में, देखिए इसको बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से आप देख लेना। एग्जाम में कभी कभी कन्वर्जन के लिए भी आते हैं। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है 60 मेगाहर्ट्ज है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये 2.09 इसका डेल्टा का वैल्यू है, या पीपीएम में इसका वैल्यू है 2.09। इनका डेल्टा न्यू का जो डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो हर्ट्ज में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, उसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से हमें उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे, जैसे कि हमने डेल्टा का वैल्यू निकालते समय केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट, मतलब सुना, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻⁶ ट्रांसमिट, फिर हमें यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू आता है। अब हमें केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा ना, डेल्टा के वैल्यू को ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना आता है, फिर आते हैं कितना आएगा, 125.4 हर्ट्ज आते हैं। ठीक है, 60 पे अगर इसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू इन हर्ट्ज 125.4 आते हैं। समझ आ रहे हैं। तो डेल्टा न्यू बाय जे का वैल्यू कितना आएगा, 125.4 डिवाइडेड बाय जे का वैल्यू था ना, उसमें आता है 9, तो कितना आएगा 14 के आसपास आता है। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको केमिकल फील्ड को बढ़ा के दिखाता हूँ। अब मैंने केमिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता हूँ। 60 मेगाहर्ट्ज से मैंने क्या कर दिया, 100
मेगाहर्ट्ज कर दिया। 60 से मैंने अब इसको अप कर दिया कहाँ पे, 100 मेगाहर्ट्ज। तो आपका डेल्टा का वैल्यू तो सेम रहेगा ना, लेकिन केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा, 209। देखिए केमिकल शिफ्ट इंक्रीज हुआ कि नहीं। और Yes. इसका डेल्टा जे का वैल्यू तो इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड होता है, चाहे जितना आप फील्ड रखो कुछ होता नहीं। तो 209 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू 9 है। तो ये मोर देन 14 आएगा कि नहीं आएगा, समथिंग 22 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इसी तरह से 300, तो डेल्टा का वैल्यू इन हर्ट्ज इंक्रीज होता है। दैट मीन्स आपका जो ये वाला जो सेपरेशन है ना, अगर ये 60 हर्ट्ज में होगा तो आपका 100 हर्ट्ज में थोड़ा सा ये दूर होता चला। तो ये आपको जो कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट, विद इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन हर्ट्ज इंक्रीज हो जाते हैं, पीक्स के बीच में सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको दिखाएंगे। देखिए ये से फॉर एग्जांपल 60 हर्ट्ज पे ये देखिए, ये 60 मेगाहर्ट्ज पे ऐसा दिख रहा था। जो ही हमने 100 कर दिया तो देखो पीक दोनों सेपरेट हो गया अलग अलग। और 300 और हमने क्या कर दिया, 500 वाले पे कर दिया। तो इस तरह से पीक की सेपरेशन बढ़ती जाती है और इजीली आप रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा, आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाई फील्ड पे अपना सेपरेशन दिखाते हैं। जो ऑलरेडी आपका जो स्पेक्ट्रोफोटो यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो हाई फील्ड वाला ही होता है। तो आपको इसका सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा कम मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि कोई नई यूनिवर्सिटी है, उसने सस्ता वाला लाया है, 60 मेगाहर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट लाया है, वहां सेपरेट नहीं होगा तो किसी और दूसरे अच्छे लैब में डालना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, जिसमें 300 मेगाहर्ट्ज वाला। तो इस तरह से वो पीक सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब लास्ट 2 है, बस इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, कोई क्लास तो नहीं है अभी? सर मैम की क्लास है। फिर क्या है, स्पिन डीकपलिंग को कल डिस्कस करें? जी सर। फिर ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। कल हम इसमें 2 और पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे देंगे, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, फिर लंबा हो जाएगा, आप लोगों का डाटा भी खत्म।